हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में 3 मार्क्स या 12 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा 12 मार्क्स के लिए ही रहेंगे या हो सकता है 3 मार्क्स के लिए भी आ जाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट द सेट an of all even परम्यूटेशंस है, ये मैंने आधा ही लिखा है। सेट an ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री n forms a finite group of order n factorial by 2 with respect to permutation multiplication। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, तो 3 नंबर में भी आ सकता है, 12 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, आपने क्या करना है, एक सेट लेनी है और उसमें सिर्फ इवन परम्यूटेशंस रखी गई हैं। ठीक है, इवन परम्यूटेशन कौन सी होती है? जो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट होता है। इवन परम्यूटेशन होती है जो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो आपने an में क्या रखना है? an में आपने रखने हैं सिर्फ इवन परम्यूटेशंस। ठीक है, आप डिग्री n का मतलब होता है यहाँ पे जो परम्यूटेशंस जिन एलिमेंट्स के ऊपर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, वो टोटल n होंगे। मतलब सेट S में n एलिमेंट्स होंगे और उसी के ऊपर फिर 8 इवन परम्यूटेशंस बनते हैं ना। तो an में आपने सिर्फ रखने हैं कौन से? इवन परम्यूटेशंस। तो आपको दिखाना है ये an जो है ये ग्रुप बनाएगा और इसके ऊपर जो ऑपरेशन रखनी है वो रखनी है परम्यूटेशन मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशन, इसके ऊपर ऑपरेशन लेना है। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप बनाता है और इसका ऑर्डर कितना होता है? n फैक्टोरियल बाय 2। हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था कि Sn में आधे परम्यूटेशन इवन होते हैं और आधे ऑड होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इवन वाले होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और इवन वालों की संख्या तो ये हमने वहाँ पे देखी हुई थी, n फैक्टोरियल बाय 2 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक सेट ले लेते हैं S इज इक्वल टू 1 2 3 स्वान अप टू n, मतलब जिसके ऊपर ये सारे परम्यूटेशंस बनने हैं, तभी an को बोलते हैं ऑफ डिग्री n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे an क्या है? an है द सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस, the set of all even permutations in Sn। okay students, the set of all even permutations in Sn। इसका मतलब an में हमारे पास किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे बेटा? इसमें आएंगे f साइज दैट f हमारे f साइज दैट f जो है ये कहाँ से कहाँ होगा? S से S पे इज एन इवन परम्यूटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस an को ही हमने दिखाना है, ये ग्रुप बनाएगा अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशंस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करना होता है? 2 एलिमेंट्स लेंगे और उनका प्रोडक्ट दिखाएंगे, an में ही आता है।
लेट एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू ए एन, ठीक है, ए एन में है तो ये दोनों ही इवन परमिट्यूशंस होंगे। और अब अगर आप दो इवन परमिट्यूशंस का प्रोडक्ट करोगे तो वो तो इवन ही होता है। नाउ हम लिखेंगे नीचे एफ डॉट जी करेंगे, ये भी बिलोंग करेगा किसमें, ए एन में। क्यों, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमिट्यूशंस इज इवन। अगर हम दो इवन परमिट्यूशंस लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो तो इवन ही होता है ना। तो लेट एफ और जी मैंने ए एन से लिए, नीचे लिखेंगे एफ डॉट जी करेंगे तो वो किस में आएगा, ए एन में आएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर या कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, एफ डॉट जी करेंगे सीधे तो वो किस में जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली, क्लियरली लिखेंगे यहाँ पे क्लियरली एफ डॉट जी ए एन में जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमिट्यूशंस क्या होता है, इवन होता है। इसके बाद करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या करना होता है, अलग अलग ग्रुपिंग में दिखाना होता है कि रिजल्ट सेम रहता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखो जो मल्टीप्लिकेशन होती है परमिट्यूशंस की वो इन जनरल एक एसोसिएटिव ऑपरेशन है। सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ permutations since multiplication of permutations is an associative operation in general, ठीक है, and hence associativity holds in an। अगर आप तीन परमिट्यूशंस लेते हो अलग अलग और उनको अलग अलग ग्रुपिंग में मल्टीप्लाई करते हो, वो हमेशा रिजल्ट सेम आता है। तो ए एन में भी हम परमिट्यूशंस ही ले रहे हैं इवन वाले, तो इसलिए यहाँ पे एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। हम लिखेंगे देयरफॉर एफ डॉट जी इंटू एच इज इक्वल टू एफ इंटू जी डॉट एच फॉर ऑल एफ जी एच बिलोंगिंग टू ए एन, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने लिखा कि भाई multiplication of permutations is an associative operation in general and hence associativity holds in an। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे existence of identity, existence of identity। देखिए हमारे पास क्या होता है कि जो आइडेंटिटी परमिट्यूशन होती है ना, ये इवन परमिट्यूशन होती है। मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर्स में, द आइडेंटिटी परमिट्यूशन, द आइडेंटिटी परमिट्यूशन इज एन इवन परमिट्यूशन, ठीक है, इन एस एन कामा करके देयरफॉर आई बिलोंग करेगा किसमें, ए एन में। एस एन में अगर हम देखें तो एस एन में जो आइडेंटिटी परमिट्यूशन बनता है ना, आइडेंटिटी परमिट्यूशन आपको पता है आइडेंटिटी परमिट्यूशन में क्या होता है, जिसमें हम एलिमेंट्स की इमेज सेम वही देते हैं, ठीक है, वो इवन परमिट्यूशन होती है हमेशा। मैंने लास्ट लेक्चर्स में नोट लिखाया हुआ है। तो जो भी इवन परमिट्यूशन होती है वो ए एन में जाती है, तो आई चला गया ए एन में, ठीक है। अब हम दिखाएंगे कि ये ए एन में आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेंगे। कैसे दिखाएंगे, ए एन के हर एक एलिमेंट के साथ अगर हम आई को ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। सो लेट एफ बिलोंग्स टू ए एन, ठीक है। अब अगर आप एफ इंटू आई करेंगे तो आपको पता ही है आइडेंटिटी परमिट्यूशन से किसी को ज़रब देख के तो वही आता है ना। तो नाउ एफ आई इज इक्वल टू एफ विच इज इक्वल टू आई एफ फॉर ऑल एफ बिलोंगिंग टू ए एन।
इसका मतलब ये जो मैंने आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, यही हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है an में। देयरफॉर I इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन an। देखिए, जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होती है, मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट है उसकी इमेज हम वापस सेम वही एलिमेंट देते हैं, वो इवन परम्यूटेशन होती है, वो an में चला गया। और अगर हम आइडेंटिटी मैप से किसी भी मैप को ऑपरेट करेंगे, वही मैप वापस आता है ना, तो इसका मतलब I इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन an। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हम एक एलिमेंट लेते हैं, लेट f बिलोंग्स टू an, तो f फिर Sn में चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि an तो सबसेट होता है ना Sn का। an में जो भी परम्यूटेशंस आते हैं वो इवन होते हैं, लेकिन Sn में तो सारे ही होते हैं, तो f चला जाएगा Sn में। अब Sn में तो वो तो ग्रुप होता है, उसके अंदर हर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर f का इन्वर्स जो है वो बिलोंग करेगा Sn में। अगर आप f और f इनवर्स को ऑपरेट करोगे तो आपको पता है आइडेंटिटी परम्यूटेशन आता है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन है वो क्या है? इवन है। ये वाला आपका इवन है, f भी क्या है? इवन। तो इसको भी इवन होना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि जब दो इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी तो इवन आएगा। इवन को आड से करेंगे तो वो थोड़ी ना इवन आता है, वो तो आड आता है। तो इसका मतलब f इनवर्स इवन होगा और ये an में भी होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे बट I क्या है? इज इवन परम्यूटेशन, बट I इज इवन परम्यूटेशन, ठीक है। एंड f is also even, and f is also even, even, even है, कामा करके लिखेंगे। therefore f इनवर्स जो है वो भी क्या होगा? इवन होगा। therefore f इनवर्स भी क्या होगा बेटा? इवन होगा। therefore f इनवर्स is also even because product of two even permutations is even, because product of two even permutations is even। इसका मतलब f का इनवर्स बिलोंग करेगा किस में? an में, ठीक है ना। ऑल्सो f इनवर्स जो है वो है आइडेंटिटी। देयरफॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड्स इन in, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो है वो होल्ड करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड्स इन an में हमने देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे दिखाया। एक एलिमेंट an में लिया, वो Sn में जाएगा क्योंकि an तो Sn का सबसेट है, तो Sn में तो उस f का इनवर्स तो होगा और उनको आपस में ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन इवन होता है, f भी इवन है, तो f इनवर्स को इवन होना पड़ेगा ना, क्योंकि दो इवन परम्यूटेशंस का प्रोडक्ट इवन होता है। अगर f इनवर्स हार्ड होगा फिर I इवन नहीं आएगा। वही लिखा, बट I इज इवन परम्यूटेशन एंड f इज आल्सो इवन, देयरफॉर f इनवर्स इज आल्सो इवन बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परम्यूटेशंस इज इवन। इसका मतलब जब f इनवर्स इवन हो गया तो वो भी an में जाएगा। f an में है, f का इनवर्स भी an में है और उनको आपस में ऑपरेट करके आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब f इनवर्स जो है वो f का इनवर्स है और वो an में एग्जिस्ट करता है। विद द रिजल्ट जो an है ये ग्रुप बनाएगा, ठीक है। देयरफॉर ये जो an है फॉर्म्स अ
ग्रुप। ठीक है, उसके बाद है इसका अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो कितना होगा n फैक्टोरियल बाई 2, क्योंकि जो इवन परमिट्यूशंस होते हैं वो आधे होते हैं। Sn का ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल, तो उसमें से इवन आधे होते हैं, तो ऑर्डर ऑफ an जो है वो किसके बराबर है n फैक्टोरियल बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को ज़रा आपको 2 मिनट के लिए बता देते हैं फिर से। देखो Sn में तो सारे परमिट्यूशन होते हैं ना, इवन और ऑड। उनमें से अगर आप सिर्फ इवन वाले लोगे तो वो हम an में रखते हैं, और वो इवन वाले भी मिलके क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और उसमें ऑपरेशन रखना होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमिट्यूशंस। ठीक है, तो वही लिखा है, प्रूव दैट an जो है वो क्या बनाएगा, फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n फैक्टोरियल बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू परमिट्यूशन मल्टीप्लीकेशन। तो ये s आ गया। an में हमने लेने इवन परमिट्यूशंस, मतलब जो s से s पे 1 1 ऑन टू मैप्स होंगे और इवन होने चाहिए। इवन मीन्स जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले दिखाएंगे। 2 एलिमेंट हमने an से लिए, तो इनका प्रोडक्ट an में तभी जाएगा जब वो इवन होगा। तो हमारे पास 2 इवन परमिट्यूशंस का प्रोडक्ट इवन होता है, इसलिए f डॉट g चला गया an में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने कुछ नहीं किया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमिट्यूशंस जो है ये एक एसोसिएटिव ऑपरेशन है इन जनरल। मतलब अगर आप कोई भी 3 परमिट्यूशंस लोगे, उनको अलग अलग ग्रुपिंग में मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट सेम आएगा। तो इसका मतलब an में भी एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। आइडेंटिटी देखिए क्या है, Sn में जो आइडेंटिटी परमिट्यूशन होता है वो इवन होता है, तो इसलिए वो an में चला गया, और उससे अगर आप an के किसी भी एलिमेंट को ज़रब दोगे वही आएगा। तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी परमिट्यूशन होता है वही इसमें an में क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, बिकॉज वो इवन होता है। ठीक है, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमने क्या करा, एक एलिमेंट हमने an से लिया f, वो Sn में जाएगा क्योंकि an Sn का सबसेट है। तो f का इनवर्स भी Sn में होगा, क्योंकि Sn तो ग्रुप है ना, और उनको आपस में ऑपरेट करके क्या आएगा, आइडेंटिटी। अब देखो आइडेंटिटी परमिट्यूशन इवन है, f भी इवन है, तो f इनवर्स को भी इवन होना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमिट्यूशंस इवन होता है ना। अगर ये 8 रखोगे फिर i कहाँ इवन आएगा। ठीक है, तो f इनवर्स इवन हो गया, तो विद रिजल्ट वो an में जाएगा, क्योंकि जो भी इवन परमिट्यूशंस हैं वो हम किस में रखते हैं, an में, और इनको आपस में ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी आएगा। इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो है वो होल्ड करता है an में, तो an ने ग्रुप बनाया और उसका ऑर्डर होगा जितने इवन परमिट्यूशन होंगे Sn में, जो कि हमारे पास होते हैं n फैक्टोरियल बाई 2। अब देखिए आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था लेग्रांजेस थ्योरम, वो हमने यहाँ नहीं पढ़ना है, उसके बारे में कुछ हमने पढ़ना है, वो बताएंगे। लेग्रांजेस थ्योरम, अब लेग्रांजेस थ्योरम आपने पहले पिछले सेमेस्टर्स में भी पढ़ा है। वो क्या बोलता है, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप of a finite group is the divisor, is the divisor of the order of the group, order of the group। ठीक है, पेन कुछ चल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो लेग्रांजेस थ्योरम क्या था, अगर आपके पास एक फाइनाइट ग्रुप है तो उस फाइनाइट ग्रुप का जो भी सब ग्रुप होगा वो उस ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड। द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, एक्चुअली हम यहाँ पे कन्वर्स ऑफ लेग्रांजेस थ्योरम जो है उसको बताएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, उसके बारे में कुछ हमें पढ़ना है। लेग्रांजेस थ्योरम तो ऑलरेडी 4th सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप।
द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मतलब फाइनाइट ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप होगा तो उस सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो कन्वर्स हमने यहां पे पढ़ना है, कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम जो है वो देखिए क्या होता है। कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम, तो कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम ट्रू नहीं होता है। ठीक है, द कन्वर्स ऑफ Lagrange's theorem is not true. That is, if M is the divisor of the order of a finite group G, then it is not necessarily that there exists a subgroup of G of order M। देखो क्या है कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम, डायरेक्ट क्या बोलता है, जो सब ग्रुप होता है किसी फाइनाइट ग्रुप का, उस सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड। ठीक है, उल्टा ये बनेगा कि अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो उस ग्रुप का उस ऑर्डर का क्या होगा, सब ग्रुप होना चाहिए था। ठीक है, यहां पे दिखाते हैं, ये रफ में हम यहां कुछ दिखाएंगे। अगर हमारे पास क्या है, ग्रुप फाइनाइट है, तो ग्रुप के ऑर्डर को कौन डिवाइड करेगा, सब ग्रुप का ऑर्डर। ठीक है, उल्टा ये बनेगा कि अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड। ठीक है, तो फिर हमारे पास उस ऑर्डर का सब ग्रुप होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो उल्टा यही बनेगा कि अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड, तो फिर उस ऑर्डर का सब ग्रुप होना चाहिए था, लेकिन ये ट्रू नहीं होता है। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे, द कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम इज नॉट ट्रू। दैट इज, इफ M is the divisor of order of a finite group G, then it is not necessary that नेसेसरी लिख देते हैं यहाँ पे, नेसेसरीली नहीं लिखेंगे, नेसेसरी, बस ये IL काट दो, नेसेसरी बना दो। ठीक है, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर M। ठीक है, देखो सब ग्रुप का जो भी सब ग्रुप होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड। तो उल्टा ये बनेगा, कोई भी ग्रुप के ऑर्डर को अगर डिवाइड करता नंबर ना, कोई भी नंबर, तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप फिर होना चाहिए था, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है। उसी को हम यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। एक्चुअली उसकी एग्जांपल जो है यहाँ पे अल्टरनेटिंग ग्रुप्स में बनती है, तो तभी इसको यहाँ पे लिया गया है एग्जांपल। ठीक है, देखो हमारे पास ऑर्डर ऑफ S4 कितना होगा, आपको बताया था Sn का ऑर्डर n फैक्टोरियल होता है, तो S4 का ऑर्डर होगा 4 फैक्टोरियल, मतलब 24, 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। तो अगर आप इसका A4 ग्रुप लोगे, ठीक है, उससे पहले एक डेफिनेशन लिखना है हमको। ये जो हमने अभी ग्रुप प्रूव करा हुआ था, इसको हम अल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग ग्रुप। ठीक है, उसका डेफिनेशन हमने लिखना था, या चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद ही लिख लेते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। ये जो An वाला ग्रुप हमने अभी प्रूव किया था, उसको अल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ A4 हमारे पास कितना होता है, n फैक्टोरियल बाई 2, मतलब 24/2, मतलब 12 आएगा। ठीक है, अब देखो 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, 2 3 4, ठीक है, 6 करता है, 12 करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दिखाएंगे
कि जो जो एलिमेंट इसको डिवाइड करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास क्या है, उस ऑर्डर का A4 में सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे पहले A4 बनाते हैं। A4 में जो 12 एलिमेंट्स हैं वो हम बनाएंगे। पहले A4 में क्या आएगा, सबसे पहला एलिमेंट इसमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें तीन तीन लेंथ वाली परम्यूटेशंस लेनी है, साइक्लिक वाली। देखो हमारे पास 4 एलिमेंट्स के ऊपर बनाने हैं ना आपको परम्यूटेशंस, 1 2 3 4 के ऊपर। ठीक है, तो पहले आप क्या कर लो, तीन तीन साइकिल वाली बनानी है, तो लास्ट वाले को छोड़ दो, तीन तीन की साइकिल बनानी है, 1 2 3, फिर 3 को छोड़ दो, 1 2 4। ठीक है, फिर 2 को छोड़ दो, 1 3 4। ठीक है, फिर 1 को छोड़ दो, 2 3 4। ये बन गए हमारे पास। पहले आया आइडेंटिटी परम्यूटेशन, उसमें 1 की इमेज 1 होगी, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4। ये तीन तीन एलिमेंट्स की साइकिल मैंने बनाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमने इनके उलट लिखने हैं, उलट 2 3 4 का 4 3 2। ठीक है, फिर 4 3 1 1 3 4 का, फिर 4 2 1, फिर 1 2 3 का उलट 3 2 1। अब हमने यहाँ पे देखो क्या करना है, जब हम दो ट्रांसपोजिशंस को किसी परम्यूटेशन को दो ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट लिखेंगे, वो इवन होगा ना, तो दो दो ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट लेना है। जैसे 1 2 इंटू 3 4, दो ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट है, ये भी इवन होगा। ठीक है, उसके बाद देखो 1 2 3 4 हो गया, 1 4 2 3 भी आ सकता है, 1 4 2 3, और क्या आ सकता है, 1 3 2 4 भी आ सकता है। तो इस प्रकार से इसके सारे एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये होते हैं A4 के एलिमेंट्स, और ये सारे इवन परम्यूटेशंस होंगे, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो दो ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट, 1 2 इंटू 1 3, ये आएगी 1 2 इंटू 1 4, ये आएगी 1 3 इंटू 1 4। ठीक है, बाकी के जो मैंने लिखे हैं उसमें मैंने दो दो ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट लिया है, तो वो भी इवन होगा। तो देखो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि जो कन्वर्स होता है लैग्रेंजेस थ्योरम का, वो ट्रू नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, A4 का ऑर्डर कितना है, 12। तो जो जो एलिमेंट इसको डिवाइड करेगा, जो जो नंबर इसको डिवाइड करेगा, हम दिखाएंगे कि उस ऑर्डर का सब ग्रुप इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके सब ग्रुप्स लिखेंगे यहाँ पे। द सब ग्रुप्स ऑफ A4 आर। सबसे पहला जो सब ग्रुप होता है वो खाली उसमें एक एलिमेंट रखिए आप, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ये सब ग्रुप बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने रखना है I, और यहाँ से ये दो दो वालों का प्रोडक्ट लेना है, कोई एलिमेंट 1 2 इंटू 3 4, इसमें दो ही एलिमेंट है। ठीक है, और ये जो है ये ग्रुप बनाता है, ये सब ग्रुप बनाएगा A4 का। आप चेक कर सकते हैं, सब ग्रुप का कोई भी क्राइटेरिया आप चेक कर लेना, या ग्रुप की प्रॉपर्टीज चेक कर लेना, आप देखेंगे ग्रुप भी बनाएगा। ठीक है, और जो ग्रुप बनाएगा खुद वो सब ग्रुप कहलाता है। उसके बाद ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं I के साथ, 1 4 2 3। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और भी हम इसके सब ग्रुप्स लिखते हैं, यहाँ पे और भी सब ग्रुप्स लिखते हैं हम, जैसे H4 में हमारे पास आ जाएगा, I के साथ क्या ले लेंगे, 1 3 2 4, 1 3 इंटू 2 4। ये 1 3 इंटू 2 4 एक ही एलिमेंट है, दो ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट। H5 में आपने लेना है I, फिर एक 3 वाला एलिमेंट और उसका इनवर्स। ये 3 ऑर्डर वाले सब ग्रुप आ रहे हैं। H6 में आएगा I और 1 2 4 और उसका इनवर्स 4 2 1। थोड़ा दूर दूर लिखना होता है इसके अंदर एलिमेंट्स को। ठीक है, और उसके बाद H7 में देखिए क्या आएगा, मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे पेज होगा दूसरा, चलो इस पेज पे हम करके दिखाते हैं आपको। H7 में क्या आएगा, I लेना है
और एक और ये 3 वाला लेना है, 1 3 4 लिया था, 2 3 4 लेते हैं और उसका उल्टा 4 3 2 ले लेते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने 1 2 4 लिया था, ठीक है। उसके बाद H8 में I लेंगे और 1 3 4 के साथ भी ले लिया, 2 3 4 के साथ भी ले लिया हमने, ठीक है। किस किस के साथ ले लिया, पहले ले लिया 1 2 3 के साथ, 1 2 3 3 वाला एलिमेंट लेना था ना, 1 2 3 ले लिया, 1 2 4 ले लिया, 1 3 4 नहीं लिया था हमने, हमें 1 3 4 लेना था यहाँ पे, 1 3 4 और उसका उल्टा 4 3 1। दूर दूर लिखें थोड़ा इसको, ठीक है। साइकिल में ऐसे बिल्कुल 134 जैसे ये दिख रहा है ऐसे ना लिखे, थोड़ा दूर दूर लिखें। H9 में आपने लेना है I और 2 वाले सारे, 2 वाले आएंगे 1 2 3 4 जो भी 2 वाले हैं I, और साथ में लेंगे 1 2 3 4 1 4 2 3, ठीक है, और 1 3 2 4। ओके स्टूडेंट्स, और H10 में पूरा का पूरा A4 आएगा। तो देखो A4 के ना 10 सब ग्रुप होते हैं। कितने सब ग्रुप होते हैं? 10। देखो सबसे पहले A4 हमने लिखा, यहाँ पे हम दोबारा से इसको आपको रिवाइज कराते हैं। S4 का ऑर्डर होता है 24, तो A4 का ऑर्डर होगा उसका आधा n फैक्टोरियल बाई 2 मतलब 12 होगा। अब A4 में 12 एलिमेंट कैसे बनाओगे? पहले आपको रखना है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। यहाँ पर जो भी परम्यूटेशन है 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4 के ऊपर बन रहे हैं ना, पहले 3 लेंथ वाले बनाओ। तो 4 को छोड़ दो आया 1 2 3, फिर 3 को छोड़ दो आएगा 1 2 4, फिर 2 को छोड़ दो 1 3 4, फिर 1 को छोड़ दो 2 3 4, बन गए 3 लेंथ वाले। उसके बाद उनके उल्टा लिखो, 2 3 4 का उल्टा 4 3 2, 1 3 4 का उल्टा 4 3 1, 1 2 4 का उल्टा 4 2 1, 1 2 3 का उल्टा 3 2 1, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स 2 2 का प्रोडक्ट लेना है, 1 2 इंटू 3 4, फिर 1 3 इंटू 2 4, 1 4 इंटू 2 3, ठीक है। क्योंकि जब 2 2 ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट होगा तो वो हमारे पास इवन होता है। ये 3 3 लेंथ वाले जो हैं ये भी इवन है, क्योंकि आप इनको कितनी ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट लिख सकते हो? 2। क्योंकि जैसे इसको क्या लिखेंगे 1 2 इंटू 1 3, इसको 1 2 इंटू 1 4, और ये जो मैंने बाकी लिखे हैं 2 2 का प्रोडक्ट, तो ये तो आएंगे ही इवन, बिकॉज ये हमारे पास 2 2 ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट है। अब हमने इसके सब ग्रुप्स बनाने हैं जो कि 10 बनते हैं। सबसे पहला सब ग्रुप जो है इसमें खाली आइडेंटिटी परम्यूटेशन रखना है। उसके बाद 2 ऑर्डर वाले बनाने हैं। ये 1 ऑर्डर का है ना, 2 ऑर्डर वाले में एक एलिमेंट रखना है I, और एक ये जो 2 2 के प्रोडक्ट हैं वो लेने हैं। एक में ये रखोगे, एक में ये रखोगे और एक में ये रखोगे, ठीक है। हो जाएंगे वहां तक 4। उसके बाद आपने क्या करना है, I लेना है और एक 3 वाला लेना है और उसका इनवर्स लेना है, ठीक है। जैसे 1 2 3 लिया, उसका उल्टा लेंगे 3 2 1, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी प्रकार से I लेना है, फिर से एक 3 वाला लेना है और उसका उल्टा लेना है, ठीक है। तो जब ये 3 3 वाले भी आप सारे बना लोगे, फिर आप H9 क्या करोगे, H9 में I लेना है और 2 2 वाले का जो प्रोडक्ट था वो लेने हैं, और H10 में सारे लेने हैं। अब देखो यहाँ पे इसके सब ग्रुप्स कौन कौन से ऑर्डर के हैं? 1 ऑर्डर के हैं, 2 ऑर्डर के हैं, ठीक है। और हमारे पास 2 ऑर्डर के बाद 3 ऑर्डर के हैं, 3 ऑर्डर के बाद ये कौन सा ऑर्डर है, 1 2 3 4 ऑर्डर के भी हैं, और ये 12 ऑर्डर का भी है। तो देखो जो भी सब ग्रुप है वो ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 भी 12 को डिवाइड करता है, 2 भी 12 को डिवाइड करता है, 3 भी 12 को डिवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पे इस ग्रुप सब ग्रुप का ऑर्डर 4 है, ये भी इस सब ग्रुप का ऑर्डर कितना, 1 2 3 4, 4 भी 12 को डिवाइड करता है, इसका ऑर्डर 12 है, 12 भी 12 को डिवाइड करता है। तो जब ग्रुप फाइनाइट होता है तो उसका हर एक सब ग्रुप जो है ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड। लेकिन उल्टा सही नहीं है, अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो जरूरी नहीं है कि उस ऑर्डर का सब ग्रुप यहां पे होगा। जैसे देखो हियर 6 जो है वो डिवाइड करता है किसको, 12 को, ठीक है। बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सब ग्रुप ऑफ
A4 of order 6. ठीक है, therefore the converse of Lagrange's theorem is not true. The converse of Lagrange's theorem is not true. Students, actually हमने आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया मैं आपको बताता हूँ फिर से। देखो, एक्चुअल में हमने जो लैग्रेंजेस थ्योरम पढ़ा हुआ है ना पिछले सेमेस्टर्स में, वो क्या बताता है, अगर ग्रुप फाइनाइट होता है तो जो भी उसका सब ग्रुप होगा उस सब ग्रुप का आर्डर उस ग्रुप के आर्डर को क्या करता है, डिवाइड। वो मैंने यहाँ लिखा। लेकिन उसका उल्टा ये बनता है कि अगर कोई नंबर ग्रुप के आर्डर को क्या करेगा, डिवाइड, तो फिर उस आर्डर की सब ग्रुप होनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो हम बोलते हैं कन्वर्स इज ट्रू। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। उसका मतलब है अगर m जो है डिवाइजर है ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप g, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ g ऑफ ऑर्डर m। तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पे g की सब ग्रुप होगी ऑफ ऑर्डर m। इसी बात को हम यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे थे विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, उसमें हमने क्या करा हुआ था, एग्जाम्पल लिया था A4 का। A4 में 12 एलिमेंट होते हैं, मैंने दिखाया किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके मैंने सब ग्रुप्स बनाए, एक एलिमेंट वाला लिया, फिर 2 एलिमेंट वाले आते हैं, फिर 3 एलिमेंट वाले आते हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट के बाद यहाँ पे 4 एलिमेंट वाला भी एक है, और लास्ट में वो सब ग्रुप खुद, वो ग्रुप खुद आएगा, बिकॉज एवरी ग्रुप इज द सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो भी सब ग्रुप आपने लिए वो कौन कौन से आर्डर के लिए आपने यहाँ पे सब ग्रुप लिए, 1 आर्डर का लिया, 2 आर्डर का लिया, 3 आर्डर का लिया, 4 आर्डर का लिया, 12 आर्डर का लिया। तो ये सारे ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब सब ग्रुप का आर्डर ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है, जो कि प्रूव कर रहा है डायरेक्ट पार्ट को। कन्वर्स ये था कि अगर कोई नंबर ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करे तो उस आर्डर का सब ग्रुप होना चाहिए, जो कि यहाँ सही नहीं है। देखो 6 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, लेकिन A4 का कोई सब ग्रुप नहीं है ऑफ ऑर्डर 6। इसके सब ग्रुप्स कौन कौन से आर्डर के हैं, 1 2 3 4 12। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, पीछे जो ग्रुप हमने प्रूव करी हुई थी इवन परमिट्यूशंस की, उसको अल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे, अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप हम लिखेंगे लेट Sn be the symmetric group of डिग्री n। डिग्री n का मतलब है यहाँ परमिट्यूशन जो है n एलिमेंट्स पे हमको बनाने हैं। ठीक है, फिर द सेट an of all even permutations in Sn forms a group under the operation multiplication, under the operation multiplication of permutations, known as alternating group of degree n। ओके स्टूडेंट्स, और ऑर्डर ऑफ Sn क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, तो अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होती है, वही जो हमने अभी प्रूव की हुई थी कि जितने भी इवन परमिट्यूशंस होते हैं Sn में, वो ग्रुप बनाते हैं और उसमें ऑपरेशन रखनी होती है मल्टीप्लीकेशन। Let Sn be the symmetric group of degree n. The set An of all even permutations in Sn forms a group under the operation multiplication of permutations known as alternating group of degree n. Okay students, ये जो हमने क्वेश्चन किया था अल्टरनेटिंग ग्रुप वाला, ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है।
अब मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, वो 12 मार्क्स में ही आएगा, 3 मार्क्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के बारे में आपको हम बताते हैं। वो क्वेश्चन देखिए क्या है। वो क्वेश्चन है, जो हमारे पास कन्वर्स होता है ना लैग्रेंजेस थ्योरम का, वो होल्ड करता है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के केस में, ठीक है। शो दैट द कन्वर्स ऑफ Lagrange's theorem holds for finite cyclic ग्रुप्स। अभी मैंने आपको एग्जांपल से दिखाया था कि जो कन्वर्स होता है Lagrange's थ्योरम का, वो ट्रू नहीं होता है, मगर वो एक जगह पे ट्रू होता है, जब हमारा जो ग्रुप है वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, प्रूव दैट इफ G is a finite cyclic group of order n and M is a divisor of n, then there exists a unique subgroup H of G of order M। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने अभी अभी प्रूव करा कि जो कन्वर्स होता है Lagrange's थ्योरम का, वो इन जनरल ट्रू नहीं होता है, और उसको हमने जस्टिफाई किया A4 की एग्जांपल से, ठीक है। लेकिन ये इसका जो उलट होता है, ये ट्रू होता है एक जगह पे, इन जनरल तो ट्रू नहीं होता है, लेकिन एक जगह पे ट्रू होता है। कहां पे? फॉर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। उसका मतलब है अगर G कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और मान लो उसका ऑर्डर क्या है? n। अब अगर कोई नंबर इस n को डिवाइड करता है, m अगर डिवाइजर है किसका? n का, तो फिर G का एक सब ग्रुप होता ही होता है ऑफ ऑर्डर m, वो भी यूनिक, ठीक है। If G is a finite cyclic group of order n and M is a divisor of n, then there exists a unique subgroup H of G of order M। Okay students, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कन्वर्स ऑफ Lagrange's थ्योरम प्रूव करना है, और जो कन्वर्स है ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के लिए ही होल्ड करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। लेट G be a finite cyclic group of order n generated by A। साइक्लिक ग्रुप को कोई जनरेट करता है ना, जनरेटेड बाय A, ठीक है। उसका मतलब होता है G क्या है? साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लिया हुआ है, और A उसका क्या है? जनरेटर, और उस फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर कितना है? n। अब हम मान लेंगे कि n का कोई डिवाइजर है m, फिर दिखाना पड़ेगा कि G का एक सब ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। सो हम यहाँ पे लेंगे लेट m डिवाइड करता है किसको? n को, ठीक है। मतलब m डिवाइजर है n का। अब यह आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि G का एक सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर m। अब देखो G तो साइक्लिक है, तो जाहिर सी बात है उसके सब ग्रुप भी साइक्लिक होंगे। तो अब G का कोई सब ग्रुप कब होगा ऑफ ऑर्डर m? जब G के अंदर एक एलिमेंट होगा ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो साइक्लिक सब ग्रुप उसका बनाना है उसके लिए जनरेटर होना चाहिए, और जनरेटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। तो जब आप दिखाओगे कि G के अंदर, देखो यहाँ पे आपको समझा देते हैं रफ में, देखो G जो है
m जो है n को डिवाइड करता है। अब हमें दिखाना है कि G के अंदर एक सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर m। वो कैसे साबित होगा? अगर आप दिखा दोगे कि एक एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर m इन G, तो ये एलिमेंट फिर जनरेटर बन जाएगा ना, जो आप सब ग्रुप बनाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास जो जनरेटर होता है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। तो अगर आप दिखाओगे कि एलिमेंट का ऑर्डर m है, तो फिर उस एलिमेंट से जो सब ग्रुप बनेगी उसका ऑर्डर भी m ही होगा। और यही हमें दिखाना है कि हमारे पास G की एक सब ग्रुप होनी चाहिए ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम करते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। m अगर n को डिवाइड करता है तो n होगा m इंटू सम इंटीजर q। ठीक है ना, q कोई इंटीजर है। ठीक है, अब देखो हर एक एलिमेंट जो होता है साइक्लिक ग्रुप का, उसकी शेप क्या होती है? इंटीग्रल पावर ऑफ जनरेटर। वी नो दैट एनी एलिमेंट ऑफ G जो है इज ऑफ द फॉर्म a रेज टू पावर k, वेयर k बिलोंग करेगा z में। ठीक है, इंटीग्रल पावर ऑफ ए जनरेटर होता है। और अगर आप किसी भी एलिमेंट का क्या निकालोगे? ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने बताया आपको कि अगर आपको दिखाना है कि इसका कोई सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर m है, तो उसके लिए दिखा दो कि G में कोई एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर m। क्योंकि जब G में कोई एलिमेंट होगा ऑफ ऑर्डर m, तो वही एलिमेंट फिर उस सब ग्रुप का जनरेटर बनेगा, और उस सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो जनरेटर के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा, मतलब वो भी m हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर्स में ऑर्डर ऑफ ए के कैसे निकालते हैं। वहाँ पे आता है ए का ऑर्डर कितना है डिवाइडेड बाई GCD ऑफ n एंड k। ये हमारे पास एक थ्योरम होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम ए के की जगह ए क्यू कर दें बेटा, तो क्या आएगा? n डिवाइडेड बाई n नहीं, यहाँ पे क्या है? q हो गया। n सॉरी, यहाँ पे n ही रहा, k की जगह क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये n तो n ही है, GCD ऑफ n और q क्या होगा? देखो हमारे पास n किसके बराबर है? m q, तो q तो डिवाइड कर सकता है ना n को, और q को भी डिवाइड करता है, तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आएगा q। और यहाँ से अगर आप देखोगे इस वाली इक्वेशन से n बाई क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m, एंड दिस इज इक्वल टू m। क्यों? बिकॉज हमने ऊपर प्रूव किया ना n इज इक्वल टू m क्यू है, तो वहाँ से अगर आप n बाई क्यू निकालोगे तो m आएगा। तो इसका मतलब मैंने क्या दिखाया? ऑर्डर ऑफ ए क्यू, ऑर्डर ऑफ ए क्यू किसके बराबर है? m के बराबर है। इसका मतलब G में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर कितना है? m है। तो फिर ये जो एलिमेंट है वो सब ग्रुप का क्या बन जाएगा? जनरेटर। इससे जो सब ग्रुप जनरेट होगा उसका ऑर्डर भी m ही होगा, क्योंकि जो सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है वो जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है। तो जिस सब ग्रुप को ये एलिमेंट जनरेट करेगा उस सब ग्रुप का ऑर्डर भी m ही होगा। तो हमें यही दिखाना था कि G का कोई ना कोई सब ग्रुप होना चाहिए ऑफ ऑर्डर m। मैं यहाँ लिखूंगा पहले, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट ए क्यू बिलोंगिंग टू G ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, तो जब ऐसा हो गया तो फिर हमारे पास G का कोई सब ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर m, क्योंकि ए क्यू जिसको जनरेट करेगा ना उसका ऑर्डर भी m ही होगा, क्योंकि जनरेटर और साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर बराबर होता है। ठीक है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स अ सब ग्रुप H generated by AQ of G of order m। सही बात है। तो देखिए यहां तक दोबारा से मैं आपको दिखाता हूं। देखो क्या बताया गया है यहाँ पे बताया गया है जो कन्वर्स होता है लैग्रेंजेस थ्योरम का, ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स में ट्रू होता है। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है,
और उस ग्रुप को कोई नंबर अगर डिवाइड करता है उसके आर्डर को, ग्रुप को कहाँ डिवाइड करेगा, उसके आर्डर को, तो फिर हमारे पास उस आर्डर का सब ग्रुप होता है उस ग्रुप का। यही लिखा है यहाँ पे। अगर जी का आर्डर n है और m डिवाइजर है किसका, n का, तो हमारे पास जी का एक यूनिक सब ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर m। तो सबसे पहले हमने जी ले लिया, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर m जनरेटेड बाय a, ठीक है। उसके बाद हम जो कंडीशन है वो क्या लेंगे कि m कोई डिवाइजर है n का, और फिर हमें दिखाना है कि g का कोई सब ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। वो कैसे दिखाएंगे, उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि g में एक एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर m। अगर g में एक एलिमेंट होगा ऑफ ऑर्डर m, तो उस एलिमेंट से जो ग्रुप जनरेट होगी उसका भी ऑर्डर m ही होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर ऑफ जनरेटर होता है। हमें दिखाना है कि g का कोई सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर m, उसके लिए हम दिखाएंगे g में एक एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर m, क्योंकि जो सब ग्रुप वो एलिमेंट जनरेट करेगी ना वो भी ऑर्डर m की ही होगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर ऑफ जनरेटर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे g में एक एलिमेंट दिखाएंगे ऑफ ऑर्डर m। देखो वो कैसे दिखाया, m n को डिवाइड करता है ना, तो n जो है वो m का मल्टीपल होगा। उसके बाद हमने बताया कि g का हर एक एलिमेंट का शेप होता है इंटीग्रल पावर ऑफ जनरेटर, और जनरेटर a था। अब अगर आप इस a के का ऑर्डर निकालोगे तो ये एक थ्योरम होती है, कैसे निकालते हैं, जो a का ऑर्डर है डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ a और इस पावर का, ठीक है। अब मैंने k की जगह क्या कर दिया, q, तो यहाँ नीचे भी k की जगह क्या आ जाएगा, q, ऊपर ये n ही रहेगा, ठीक है। जीसीडी ऑफ n एंड q क्या आएगा, देखो n है m टाइम्स q, ठीक है, मतलब q तो n को डिवाइड कर सकता है ना, क्योंकि वो उसका मल्टीपल है, वो n को क्या करेगा, डिवाइड। q को भी डिवाइड करता है, तो इनका ग्रेटेस्ट q को भी डिवाइड, n थोड़ी ना q को डिवाइड करता है। जीसीडी होता है ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, तो n q को डिवाइड नहीं करता है, q n को डिवाइड करता है। बिकॉज यहां पर देखो q जो है n है m टाइम्स q, मतलब q इज द मल्टीपल ऑफ n, सो q कैन डिवाइड n बट n कांट डिवाइड q, एंड q आल्सो डिवाइड्स q, सो देयर जीसीडी विल बी q, ठीक है। अब देखो यहां से इसी रिलेशन से n बाई क्यू देखोगे तो कितना आएगा, m आएगा, तो ऑर्डर ऑफ a की पावर q कितना निकला मेरे को, m। इसका मतलब g में एक एलिमेंट है a की पावर q और उसका ऑर्डर कितना है, m, ठीक है। अब इससे जो सब ग्रुप जनरेट होगी, जो भी एलिमेंट ये जनरेट करेगा, उनकी अगर आप सब ग्रुप लोगे तो वो सब ग्रुप साइक्लिक होगी और उसका ऑर्डर कितना होगा, m होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप h इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए क्यू ऑफ g ऑफ ऑर्डर m। ये कैसे हो गया भाई, ए क्यू जो है उसका हमने प्रूव करा ना ऑर्डर कितना है m, तो उससे जो सब ग्रुप जनरेट होगी उसका भी ऑर्डर m ही होगा, बिकॉज ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो देखो मैं बताऊं, यहाँ पे मैंने n का डिवाइजर लिया था m, फिर मुझे दिखाना था कि भाई g में कोई सब ग्रुप होनी चाहिए ऑफ ऑर्डर m, उसके लिए मैंने दिखाया g में एक एलिमेंट है ए क्यू ऑफ ऑर्डर m, और यही एलिमेंट ये एलिमेंट जिस सब ग्रुप को फिर जनरेट करेगा उसका ऑर्डर भी m होगा, बिकॉज ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सब ग्रुप H जनरेटेड बाय ए क्यू, H का ऑर्डर कितना होगा, जितना ए क्यू का ऑर्डर है, ए क्यू का ऑर्डर m है तो H का ऑर्डर भी m होगा। तो मैंने दिखाया कि G की कोई सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर m, यहाँ लिखा है देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप H ऑफ G ऑफ ऑर्डर m। अब हमें दिखाना है कि ये यूनिक है, यूनिकनेस दिखानी है। यूनिकनेस के लिए हम क्या करेंगे, एक और सब ग्रुप ले लेंगे ऑफ ऑर्डर m, फिर दिखाएंगे वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे यूनिकनेस, यूनिकनेस, ठीक है। यूनिकनेस में क्या करेंगे, इफ पॉसिबल लेट h डैश इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय al, ठीक है, बी अनदर सब ग्रुप ऑफ g ऑफ ऑर्डर m। मैंने मान लिया इसकी एक और सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर m की, वो क्या मैंने रखी, al। आपको h डैश और h को बराबर दिखाना है, फिर यूनिकनेस हो जाएगी, मतलब हमारे पास एक ही सब ग्रुप होगी ऑफ ऑर्डर m।
अगर m n को डिवाइड कर रहा है, मतलब ग्रुप के आर्डर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, तो उसको फिर उस आर्डर का हमारे पास एक यूनिक सब ग्रुप होता है। हमने लिया था ना कि अगर m n को डिवाइड करेगा तो हमारे पास एक यूनिक सब ग्रुप होगी ऑफ ऑर्डर m। सब ग्रुप को दिखा दिया हमने, उसके लिए हमने दिखाया कि g में एक एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर m, और उस एलिमेंट से जो भी सब ग्रुप जनरेट होगी वो भी ऑर्डर m की होगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। वेरी सिंपल है, हमें दिखाना है कि अगर m ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड, तो हमारे पास ग्रुप में एक सब ग्रुप होनी चाहिए ऑफ ऑर्डर m। तो उसके लिए हमने दिखाया कि भाई ए क्यू कोई एलिमेंट है g में ऑफ ऑर्डर m, फिर जो सब ग्रुप ए क्यू से जनरेट होगी वो भी m ऑर्डर की होगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर ए क्यू का ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर m है तो h का ऑर्डर भी m होगा। यूनिकनेस के लिए हमने एक और यहाँ पे सब ग्रुप ली हुई है h डैश जनरेटेड बाय al। अब हम h डैश और h को बराबर कर देंगे तो यूनिकनेस हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए देखो हम क्या दिखाएंगे, ये जो एलिमेंट al है ना, इसको हम दिखाएंगे ये h में है, उससे क्या होगा, h डैश सबसेट हो जाएगा h का। h डैश किसका सबसेट हो जाएगा, h का। मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। al को दिखाएंगे h में, तो एल तो एच डैश का जनरेटर है ना, जब जनरेटर ही एच में चला जाएगा तो फिर वो पूरी ही सब ग्रुप दूसरी सब ग्रुप का सबसेट होगा। एल को हम एच में दिखाएंगे तो फिर हमारा एच डैश एच का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि एल किसका एलिमेंट है, एच डैश का। तो अगर आप एच डैश के एलिमेंट को एच में दिखाओगे तो एच डैश सबसेट हो जाएगी किसका, एच का। लेकिन दोनों का आर्डर बराबर है, तो दोनों का आर्डर अगर बराबर है तो फिर एच डैश एच के बराबर होगी, क्योंकि आपको पता होगा अगर ए जो है बी का सबसेट है, मतलब ए के एलिमेंट बी में है सारे के सारे, मतलब इसमें अगर 5 एलिमेंट है तो इसमें भी इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। और बाद में बता दूं कि इनका आर्डर भी बराबर है, मतलब अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, तो फिर क्या आप बोल सकते हैं वहां से, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा ना। सबसेट से क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट बी में हो जाएंगे। अब यहां पे हो सकता था बी में और भी ज्यादा एलिमेंट्स हो, सबसेट का मतलब होता है कि इसके सारे इसमें हैं, बट बी में हो सकता है एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो, बट जब आर्डर दोनों का सेम है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वही मैं यहाँ पे पहले दिखाऊंगा, ए एल किसका एलिमेंट है, एच का, उससे एच डैश क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ एच। बट इन दोनों का आर्डर एम एम है तो एच डैश फिर एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एच डैश एक और सब ग्रुप ऑफ जी, अनदर साइक्लिक सब ग्रुप ले सकते हैं, लेट एच डैश बी अनदर साइक्लिक सब ग्रुप, क्योंकि ग्रुप ही साइक्लिक है तो उसका सब ग्रुप भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे हमने लिखा था साइक्लिक की नहीं, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स अ साइक्लिक सब ग्रुप लिखना, देयर एग्जिस्ट्स अ साइक्लिक, यहाँ पे नहीं, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स अ साइक्लिक सब ग्रुप H जनरेटेड बाय AQ ऑफ G ऑफ ऑर्डर M। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, जो AL है इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, H डैश का ऑर्डर M है तो AL का ऑर्डर भी क्या होगा, M। ऑर्डर ऑफ A रेज टू पावर L यहाँ पे कितना होगा, M होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम AL को पावर देंगे आइडेंटिटी, ये सॉरी M, तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो छोटा सा छोटा पॉजिटिव इंटीजर, जो उसको पावर करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। यहाँ से A की पावर ML क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिदम लगाना है, किस किस के ऊपर, एक ये जो L अभी लिया था A रेज टू पावर L, और पीछे क्या जनरेटर बनाया था AQ, तो L और Q पे लगाना है आपको डिवीजन एल्गोरिदम। बाय डिवीजन एल्गोरिदम वी हैव, तो डिवीजन एल्गोरिदम लगाओ L और Q पे, L इज इक्वल टू Q इंटू K प्लस R, यहाँ पे डिवाइजर Q रखा है मैंने और डिविडेंड L, K यहाँ पे कोशंट है, ध्यान में रखना, ऐसे Q कोशंट होता है बट यहाँ ऑलरेडी Q यूज में है तो Q यहाँ डिवाइजर है, K जो है वो कोशंट है। यहाँ पे लिखेंगे ये जो K है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, इसकी वैल्यू एंड लेस देन R होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इसमें M से मल्टीप्लाई करना है, एम एल इज इक्वल टू
एम इंटू क्यू के प्लस एम आर। इस रिलेशन में भी m से मल्टीप्लाई करो, ज़ीरो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम के इज लेस देन एम आर हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, एम आर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया था, m से हमने इसमें मल्टीप्लाई करा तो ज़ीरो इज लेस आर इक्वल टू एम के इज लेस देन एम आर। ठीक है, हाँ, तो एम आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एम आर यहाँ पीछे कहीं पे था, एम आर का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एन था कहीं पे, रुको ज़रा, एक पीछे हमने करा हुआ था, यहाँ पे एम और एन था ना हमारे पास, एम क्यू, एन हमारे पास क्या था, एम क्यू था हमारे पास एन। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा इसमें, एम के साथ हमने इसमें मल्टीप्लाई करा, ये आया एम एल एम क्यू एम आर। यहाँ पे एम आर का वैल्यू हमें एन कहीं पे आया होगा, तो वो मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, यहाँ पे एम आर का वैल्यू कितना आया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, एम आर यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत करा हुआ है। देखिए, जब हम यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे, देखिए क्या गलती हुआ है, यहाँ पे एल और क्यू पे आपने डिवीजन एल्गोरिदम लगाया, तो ये कंडीशन हमने गलत लिखा ना स्टूडेंट्स। देखिए हमारा जो ये होता है रिमाइंडर, ये हमने डिवाइजर के ऊपर लगा दिया, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे आएगा जो रिमाइंडर है, यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ ये कंडीशन में, जो रिमाइंडर होता है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होती है और डिवाइजर से छोटी होती है, क्यू से छोटी होती है। एक्चुअली यहाँ एम आर बन रहा था तो उसका वैल्यू यहाँ नहीं आ रहा था ना मेरे को, वो थोड़ा दिक्कत था। ठीक है, ये गलत हो गया था। अब देखो यहाँ पे मैंने इसमें m से मल्टीप्लाई किया, क्या कैसे क्या गलती हो गया था, एक्चुअली हमें रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होती है और डिवाइजर से छोटी होती है, मैंने यहाँ k लिखा हुआ था, सो ये गड़बड़ हो गया था। अभी हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, m से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा एम क्यू के प्लस एम आर। ठीक है, अभी आगे जो रिलेशन थी ना ये वाली थी, उसमें भी m से मल्टीप्लाई करना है, तो एम आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन एम क्यू। इसमें m से मल्टीप्लाई दोगे, जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम आर इज लेस देन एम क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे को क्या आया, एम एल इज इक्वल टू एम क्यू के प्लस एम आर प्लस एम आर, वेयर एम आर की वैल्यू क्या है, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी, और ये जो एम क्यू है ये एन था, ये मेरे को यहाँ पे एन नहीं आ रहा था, वही गड़बड़ हो गया था, क्योंकि मेरे पास यहाँ एम क्यू की वैल्यू एन थी ना, पता नहीं कहाँ चला गया वो पेज, एक मिनट रुक जाओ, एम क्यू की वैल्यू मैंने लाई थी एन, जिस पेज पे हमने लिखा था ना, अभी पीछे हो जाए, कहाँ चला गया, एक मिनट रुको, इधर ही होगा पेज, शो दैट द कन्वर्स, इसके बैक साइड में कुछ और ही लिखा है, एम क्यू की वैल्यू एन थी, वो मैं दिखाना चाहता था आपको, एक्चुअली वो पेज ही पता नहीं कहाँ चला गया स्टूडेंट्स। हाँ यहाँ पे है, इसी में है, सॉरी मैं पेज ढूंढ रहा हूँ, एक्चुअली इसके बैक साइड में है। ठीक है, देखो यहाँ पे n की वैल्यू थी ना एम क्यू, तो आपके पास यहाँ पे कितना आया था, एम क्यू आया था, तो उसकी वैल्यू थी n, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज एम क्यू हमारे पास कितना है n।
देखिए यहाँ पे फिर से बताता हूँ, यूनिकनेस हम कैसे करेंगे, हमने एक और सब ग्रुप लिया हुआ है एच डैश और उसका जनरेटर हमने रखा है ए रेज टू पावर एल, बी अनदर साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर एम। एक और सब ग्रुप ले लिया हमने जी का और इसकी भी ऑर्डर कितनी है एम, जबकि हमें दिखाना है कि अगर एम जो है जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो यूनिक सब ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर एम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक और सब ग्रुप ले लिया। अब हमें एच डैश और एच को क्या करना है बराबर, उसके लिए मैंने क्या आइडिया दिया था आपको, ये जो इसका जनरेटर है ए एल वो मैं दिखाऊंगा एच में। तो एच डैश का जनरेटर जब एच में है मतलब एच डैश का कोई एलिमेंट जो है ए एल है और वो एच में भी है, तो उससे यह साबित होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ एच डैश इज कंटेन्ड इन एच। फिर एच डैश सबसेट हो जाएगा किसका, एच का, बट दोनों का ऑर्डर बराबर है तो एच डैश एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने आइडिया बताया था आपको। फिलहाल यहाँ पे ये जनरेटर है तो इसका ऑर्डर एच डैश के ऑर्डर के बराबर होगा, मतलब एम। ऑर्डर होता है वो छोटा सा छोटा पावर जो हम इस पॉजिटिव इंटीजर जो इसको पावर देंगे तो आइडेंटिटी आएगा, ये बनेगा ए की पावर एम एल। फिर यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम लगाना था एल और क्यू पे। अभी जो लिया था ए रेज टू पावर एल लिया था ना और पीछे लिया था ए रेज टू पावर क्यू, तो एल और क्यू पे लगाना है डिवीजन एल्गोरिदम। अभी यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था, देखो जो यहाँ एक्चुअली क्यू ऑलरेडी यूज में है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। देखो एल और क्यू पे लगाना है, ऐसे हम क्वेश्चन को क्यू लेते हैं लेकिन यहाँ क्वेश्चन के है और रिमाइंडर क्या है आर। मैंने यहाँ पे रिमाइंडर की जगह ये के लिखा हुआ था, वही गलती हुआ था। रिमाइंडर का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है और जो डिवाइजर होता है उससे छोटा होता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर मैंने इसको m से कर दिया मल्टीप्लाई थ्रू आउट, और जो ये कंडीशन थी ना इसमें भी m से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर बनेगा mr और इधर क्या बनेगा mq। जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जीरो ही रहेगा। और पीछे हमने mq की वैल्यू कितनी ली हुई थी n, वो इसके बैक में था, मैं ढूंढ रहा था दूसरे पेजेस में। तो एम क्यू की वैल्यू कितनी थी n, पीछे हमने किया हुआ था, तो एम क्यू की वैल्यू थी n। तो यहां पर देखो क्या आ रहा है, एम एल आ रहा है एम क्यू के प्लस एम आर, वेयर एम आर की वैल्यू जो है वो n से छोटी है। अब यहां देखो जरा, a की पावर एम एल क्या है, आइडेंटिटी। a को एम एल जब पावर देते हैं तो वो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, तो अब ये ml की वैल्यू आपने इसमें डाल देनी है जो आपने ये ml निकाल के रखा है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे नाउ a की पावर ml जो है वो आइडेंटिटी है ना, तो ml की वैल्यू मैंने अभी कितनी निकाली, एम क्यू के प्लस एम आर। ठीक है, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसको तोड़ दो, एम क्यू के इंटू ए रेज टू पावर एम आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसको ऐसे लिखो, ए की पावर क्यू है ना, ए की पावर क्यू हमारे पास क्या था, ए की पावर क्यू हमारा आइडेंटिटी था ना, ए की पावर ए की पावर क्यू आइडेंटिटी था हमारे पास, एम क्यू के है ना। एक्चुअली पीछे हमने ये किया हुआ था ना कहीं पे, ए की पावर क्यू आइडेंटिटी था, एक मिनट, कोई गड़बड़ है इसमें। हाँ यहाँ पे है एक, हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए क्यू एम है ना, मतलब ए क्यू को अगर एम पावर दोगे तो आइडेंटिटी आएगा। ये स्टेप स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ ए क्यू एम है तो ए क्यू को अगर एम पावर दोगे तो आइडेंटिटी आएगा। तो इसको हम लिखेंगे ए क्यू की पावर एम और बाहर से रख देंगे के। ओके स्टूडेंट्स, इंटू ए रेज टू पावर एम आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए की पावर क्यू की पावर एम हो जाएगा, आइडेंटिटी ई रेज टू पावर के आएगा। यहाँ पे लिखूंगा क्यों, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए क्यू है एम, ऑर्डर ऑफ ए क्यू है एम। यहाँ पे ये ए है और ये एम है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, दिस इज ए एंड दिस इज क्यू, ए की पावर क्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली ए क्यू जो है एक बारी हमने उसको एच जो है उसको जनरेट करता था ए क्यू और एच का ऑर्डर एम था, और फिर एच डैश को ए एल करता था, उसका ऑर्डर भी एम था। तो ऑर्डर ऑफ ए क्यू एम था, तो ए क्यू को जब एम पावर दोगे वो आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी को कुछ भी पावर करोगे आइडेंटिटी आएगा। ए रेज टू पावर एम आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
तो यहाँ से a रेज टू पावर mr मेरे पास कितना आ गया, आइडेंटिटी के बराबर आ गया। और ये mr मैंने ऊपर निकाल के रखा था, कितना था, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन n था ना। mr हमने ऊपर निकाल के रखा हुआ था बेटा, कितना था, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन n। देखो ये कंट्राडिक्शन आ गई, क्यों, हमारे पास a का ऑर्डर है n सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा जो a को पावर देंगे, आइडेंटिटी आएगा। यहाँ पे हमारा mr वो n से भी छोटा है जो हम a को पावर दे रहे हैं, तो आइडेंटिटी आएगा, बट इट इज अ कंट्राडिक्शन। पेन आज सारे खत्म हो चुके हैं, लिख नहीं रहे हैं, बट इट इज अ कंट्राडिक्शन। क्यों है कंट्राडिक्शन बेटा, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए कितना है n, उसका मतलब होता है n सबसे छोटा इंटीजर है जो a को पावर देंगे तो आइडेंटिटी आएगा, उससे छोटा कुछ नहीं है। फिर हमने यहाँ पे ऊपर एक जो कंडीशन बनाई हुई थी उसमें आपने यहाँ पे, फिर हमारे पास क्या होगा, फिर इसको कौन सेटिस्फाई कर सकता है, जब लेस देन n ग्रेटर देन 0 और लेस देन n इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो फिर 0 सेटिस्फाई कर सकता है। इसका मतलब mr की वैल्यू कितनी होगी, 0, विच अप्लाइज r आएगा 0। आपने l और q के ऊपर लगाया था ना डिवीजन एल्गोरिदम, और वहां पे लिखा था l इज इक्वल टू क्यू के प्लस आर, आर उसमें क्या आ जाएगा 0, तो l की वैल्यू आ गई हमारे पास क्यू के, तो ए एल कितना आएगा, ए एल आएगा फिर a की पावर क्यू के, मतलब a की पावर q की पावर k। तो देखो ये ए एल जो था ये h डैश का जनरेटर था, ये किसका जनरेटर था, h डैश का, और ये भी निकल रहा है इंटीग्रल पावर ऑफ ए क्यू किसका जनरेटर था, h का जनरेटर था। ए एल को दिखा रहे हो, ए एल एलिमेंट ए क्यू की कुछ इंटीग्रल पावर है, इसका मतलब ए एल किस में जाएगा, h में जाएगा, और h डैश सबसेट हो जाएगा किसका, h का। मैंने शुरू में ही आपको आइडिया दिया था, h डैश का जनरेटर था ए एल, और वो मैंने दिखाया h में, वो कैसे दिखाया, h में कौन जाएगा, जो भी इसके जनरेटर का इंटीग्रल पावर होगा। इसका जनरेटर है ए क्यू, तो ए एल को दिखाया आपने h के जनरेटर का इंटीग्रल पावर, तो ए एल जो है वो भी h में चला जाएगा। लेकिन ए एल तो h डैश का एलिमेंट था ना, h डैश का जनरेटर था, तो जब जनरेटर ही h में चला गया तो पूरा h डैश समझो h का क्या हो जाएगा, सबसेट। लेकिन इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम, बट ऑर्डर ऑफ h डैश और ऑर्डर ऑफ h m है ना दोनों का, तो यहाँ से h डैश किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर, और यूनिकनेस प्रूव हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास एक यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देयरफॉर there exists a unique cyclic subgroup H of G, H of G of which order, of order, और स्टूडेंट्स यहाँ पेन बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, ऑफ ऑर्डर m, of order m, there exists a unique cyclic subgroup H of G of order m। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा यूनिकनेस था, यूनिकनेस से पहले यहाँ पे था, ठीक है। सो देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 12 नंबर में आ सकता है। ये बताता है कि जो कन्वर्स होता है किसका, लैग्रेंजेस थ्योरम का, वो कब होल्ड करता है, ये होल्ड करता है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स में, ठीक है। मतलब अगर आपके पास एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n, तो अगर m n का क्या है, डिवाइजर, तो g का फिर कोई सब ग्रुप होना चाहिए ऑफ ऑर्डर m, और वो यूनिक सब ग्रुप होती है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सब ग्रुप h ऑफ g ऑफ ऑर्डर m। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, और उसका जनरेटर क्या है, a है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो कंडीशन थी, जो सपोजिशन थी, जो एवजम्पशन थी, वो तो लेनी पड़ेगी
कि ग्रुप के ऑर्डर को एक नंबर डिवाइड करता है m। अब हमें दिखाना है कि g के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सब ग्रुप होना चाहिए ऑफ ऑर्डर m। वो कैसे दिखाएंगे, उसके लिए मैंने यहां बताया, आप दिखा दो g में एक एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर m, ठीक है, क्योंकि जिस सब ग्रुप को फिर वो एलिमेंट जनरेट करेगा ना, उसका भी ऑर्डर उतना ही होगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है, जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर बराबर होता है। अगर तुम दिखा दोगे एलिमेंट है जी में ऑफ ऑर्डर m, और वो एलिमेंट फिर जिस सब ग्रुप को जनरेट करेगा उस सब ग्रुप का भी ऑर्डर क्या होगा, m, तो आपका काम रहेगा जी में एक एलिमेंट दिखाना ऑफ ऑर्डर m। तो वो देखो कैसे दिखाया, यहाँ पे n जो है वो m का मल्टीपल होगा, वो हमने लिखा। फिर हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट जो साइक्लिक ग्रुप का होता है उसकी फॉर्म होती है a रेज़ टू पावर k, और उस किसी भी एलिमेंट का अगर हम ऑर्डर निकालेंगे, हमने ऑर्डर ही क्यों निकाला, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, आपको जी में दिखाना है आप एक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर m, एक एलिमेंट दिखाना है ऑफ ऑर्डर m, तो इसीलिए हमने बताया कि जी के एलिमेंट्स की ऐसी शेप है और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर इस फार्मूले से निकालते हैं। ये फार्मूला क्या है, ऑर्डर ऑफ a कितना है डिवाइडेड बाई जी सी डी ऑफ ऑर्डर ऑफ a, एंड जो ये पावर है। अगर आप ए क्यू का ऑर्डर निकालोगे फिर वो क्या निकलेगा, यहां जहां k है उधर q लग जाएगा, बस k की जगह q लगेगा। अब आपका n जो है वो है m टाइम्स q, n है m टाइम्स q, मतलब q जो है n को डिवाइड कर सकता है, q को भी डिवाइड करता है, q n को भी डिवाइड करता है, तो इनका जीसीडी क्या आएगा q। और इस रिलेशन से n बाई q की वैल्यू कितनी आएगी, m। तो देखो ऑर्डर ऑफ ए क्यू कितना निकला, m, इसका मतलब g में एक एलिमेंट है और उसकी ऑर्डर कितनी है, m। तो जिस साइक्लिक सब ग्रुप को ये एलिमेंट जनरेट करेगा उसका भी ऑर्डर m होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो यहां लिखा है देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स अ साइक्लिक, ए के बाद क्या लिखना है, साइक्लिक सब ग्रुप h, जिसको कौन जनरेट करता है, ए क्यू ऑफ जी ऑफ ऑर्डर m। ये साइक्लिक सब ग्रुप h किसकी है, g की है, और इसका ऑर्डर m होगा क्योंकि जनरेटर का ऑर्डर कितना है, m, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, यहां पे आपको दिखाना था कि एक सब ग्रुप होनी चाहिए ऑफ ऑर्डर m, उसके लिए आपने इसमें दिखाया एक एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर m, और एलिमेंट ऑफ ऑर्डर m दिखाने के लिए ऑर्डर वाली जो रिलेशन है वहां से आपने शुरू करना है। और जब आपको एलिमेंट मिल जाएगी ऑफ ऑर्डर m जी में, तो जिस भी सब ग्रुप को वो एलिमेंट जनरेट करेगी, जिस साइक्लिक सब ग्रुप को वो जनरेट करेगी उसका भी ऑर्डर m होगा, बिकॉज ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर। उसके बाद यूनिकनेस के लिए हमने एक और सब ग्रुप ले लिया ऑफ ऑर्डर m जिसका नाम है h डैश, और उसका जनरेटर क्या है, al। मैंने आपको यहाँ पे क्या आइडिया दिया था कि ये जो जनरेटर है ना हमारे पास h डैश का, al किसका जनरेटर है, h डैश का, यहाँ पे देख सकते हो al इज द जनरेटर ऑफ h डैश, उसको मैं h में पहुंचाऊंगा, और जब h डैश का एलिमेंट h में चला जाएगा और वो भी जनरेटर, तो h डैश सबसेट बन जाएगी किसकी, h की। लेकिन इन दोनों सेट्स की ऑर्डर क्या है, सेम, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी और यूनिकनेस प्रूव हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए बी का सबसेट है बट ए और बी का ऑर्डर बराबर है तो वो दोनों सेट्स क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखो, सबसे पहले जनरेटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, तो ऑर्डर ऑफ एल होगा एच डैश के ऑर्डर के बराबर, जो कितना है m, ठीक है। एच डैश का ऑर्डर कितना है m, उसी के बराबर जनरेटर का ऑर्डर भी होगा, ऐसा साइक्लिक में होता है। इफ पॉसिबल एट एच डैश भी अनदर साइक्लिक सब ग्रुप है ना। अब देखो एल का ऑर्डर m होने का मतलब है एल को अगर हम ये पावर देंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन आपको पता होगी, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो हम उसको पावर करेंगे कि तो आइडेंटिटी आ जाए। तो एल का ऑर्डर m है तो एल को m पावर देंगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ AML हो गया E के बराबर। उसके बाद मुझे डिवीजन एल्गोरिदम लगानी है, किस किस के ऊपर, जो मैंने H का जनरेटर लिया था AQ, तो उसमें जो Q है, और जो H डैश का जनरेटर है L, उनके ऊपर, L और Q के ऊपर। तो यहाँ एक्चुअली Q पहले यूज में आ गया है, तो क्वोशंट को आपने यहाँ पे कुछ और लेना है। एक्चुअली यहाँ पे कंफ्यूजन, ऐसे Q जो है यूजुअली क्वोशंट होती है ना, तो यहाँ पे हमारी क्वोशंट क्या है, K और प्लस रिमाइंडर। अब मैंने यहाँ पे रिमाइंडर की जगह K के ऊपर कंडीशन लिखी थी, जिससे मेरा सवाल गलत हो गया था, ठीक है। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी, और डिवाइजर से होती है छोटी, और डिवाइजर मेरा क्या है, Q है। कभी कभी हो जाता है दिक्कत, कोई बात नहीं है, ठीक है। एक्चुअली हमेशा डिवीजन एल्गोरिदम में रिमाइंडर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है और डिवाइजर से क्या होती है, छोटी, बट मैंने गलती से K लिखा हुआ था और मेरा फिर आगे क्वेश्चन चल नहीं रहा था, उसको मैंने बाद में सही कर दिया, ठीक है।
इसके बाद मैंने इस इक्वेशन में m से मल्टीप्लाई करा। जब m से मल्टीप्लाई किया तो ये जो कंडीशन ली है इसको भी m से देना है। m इंटू 0 0 होगा, mr होगा और mq होगा। और ये mq की वैल्यू n है। ये mq की वैल्यू कितनी है? n। कहाँ है ये मेरे को घूम जाता है घड़ी घड़ी। एक्चुअली हमारा mq कितना है? n है। mq n है, वो यहाँ पर है, देखिए ये है n इज इक्वल टू एम क्यू, शुरू में ही है n इज इक्वल टू एम क्यू। तो यहाँ पे जो एम क्यू बना है उसको मैंने क्या ले लिया? n। तो ये जो कंडीशन ली है हमने, इसमें एम आर जो है, एम आर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है और n से छोटी है। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम l और q के ऊपर लगाया, फिर इसमें m से क्या करा है? मल्टीप्लाई। लेकिन यहां से जो रिमाइंडर वाली कंडीशन होती है बाद में, उसको भी m से मल्टीप्लाई करके एम आर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और एम क्यू से क्या आई? छोटी। ठीक है, अब वापस आ जाओ, a की पावर ml आइडेंटिटी है, उसमें ml की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है aml इज इक्वल टू ई, ये ml की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको ब्रेक करके लिखा हमने। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। एक्चुअली ए क्यू की ऑर्डर कितनी है? m, वो क्यों है? H का जनरेटर था ना ए क्यू, तो H का ऑर्डर था M था, तो जनरेटर का ऑर्डर भी कितना होगा? M। ये पीछे लिखा हुआ है, बट मैं ऐसे बता रहा हूं कि H का जनरेटर था ए क्यू, तो जनरेटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर ही होगा ना, कितना? M। तो अगर आप इसको यहां पे इस तरह से लिखोगे ए क्यू की पावर M, तो ए क्यू की पावर M आइडेंटिटी होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए क्यू M है, तो ऑर्डर का मतलब होता है छोटा सा छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो उसको पावर करें तो आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, ए क्यू को अगर आप देखिए, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने बताया था यहाँ पे जो ये आया था मुझे ए की पावर एम क्यू के, उसको मैं ऐसे लिखूंगा। क्यों? फिर बनेगा ना ए क्यू की पावर एम, और वो आइडेंटिटी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए क्यू का ऑर्डर एम है, तो ए क्यू को अगर हम पावर एम देंगे तो आइडेंटिटी आएगा। ए क्यू का ऑर्डर एम क्यू है, वो भी बताया। एच का जनरेटर है ए क्यू, ठीक है, एच का जनरेटर कौन है? ए क्यू, तो ए क्यू का ऑर्डर उतना ही होगा जितना जनरेटर का ऑर्डर है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये सारा जो है ये बन गया आइडेंटिटी, बिकॉज ए क्यू को उसका ऑर्डर लग रहा है पावर, तो आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन होती है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो हम उस एलिमेंट को पावर करें तो आइडेंटिटी आए। आइडेंटिटी को कुछ भी पावर देंगे आइडेंटिटी आएगा। ए एम आर आइडेंटिटी आया, और हमने पीछे प्रूव करा था एम आर जो है वो 0 या 0 से बड़ा और n से छोटा है। अब देखो, ए का ऑर्डर n है, तो n से छोटा पॉजिटिव इंटीजर इसको सेटिस्फाई थोड़ी ना करेगा। n सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो हम a को पावर देंगे तो आइडेंटिटी आएगा। इसका मतलब एम आर की वैल्यू जो यहाँ 0 से बड़ी और n से छोटी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a का ऑर्डर क्या है? m है, वही लिखा है, बट इट इज कंट्राडिक्शन बिकॉज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। इसका मतलब फिर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती है एम आर की जगह, वो 0, बिकॉज एनीथिंग रेज्ड पावर 0 1 बनेगा, मतलब आइडेंटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे एम आर की वैल्यू 0 चलेगी, क्योंकि जब 0 दोगे पावर तो वो आइडेंटिटी बनेगा, बिकॉज एनीथिंग रेज्ड पावर 0 1 होता है, तो मतलब आइडेंटिटी बनेगा। तो आपके पास एम आर की वैल्यू होगी 0, m 0 के डिवाइड में चला गया, r आया 0। आपने जो डिवीजन एल्गोरिदम लगाया था l और q में, वहां पे इक्वेशन बनी थी L इज इक्वल टू क्यू के प्लस आर, पीछे देख सकते हैं आप, दिखाऊं, ये देखिए L इज इक्वल टू क्यू के प्लस आर, तो R यहाँ पे क्या होगा? 0, तो L की वैल्यू आई Q के। अब AL निकालो, AL आएगा A की पावर Q के, क्योंकि L की वैल्यू Q के है, इसको क्या लिखेंगे? AQ की बाहर से पावर K। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो ये AL जो है ये H डैश का जनरेटर था, और आप इसको लिख रहे हो इंटीग्रल पावर ऑफ AQ। AQ क्या 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 था? H का जनरेटर। AL जो H डैश का जनरेटर है उसको लिख रहे हो आप इंटीग्रल पावर ऑफ AQ, और AQ जो है वो H का जनरेटर है। इसका मतलब AL जो है वो इंटीग्रल पावर ऑफ AQ है, तो वो H में चला जाएगा, क्योंकि H में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जो भी इंटीग्रल पावर ऑफ ए क्यू होंगे, क्योंकि एच का जनरेटर ए क्यू है ना, तो इसलिए ए एल चला गया एच में। क्यों गया भाई ए एल एच में? क्योंकि एच में क्या आते हैं? वो एलिमेंट्स जिनको ए क्यू जनरेट करता है, तो ए एल को भी ए क्यू जनरेट करता है, एच का जनरेटर ए क्यू है ना, तो अगर एच में चला गया तो एच डैश सबसेट हो जाएगा एच का, क्योंकि एच का जनरेटर ही एच में चला गया। तो ऐसे सबसेट करने के लिए एक सेट का एलिमेंट दूसरे में दिखाना होता है ना, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो यहाँ जनरेटर को ही हमने एच में दिखा दिया, विद रिजल्ट एच डैश सबसेट हो गया किसका? एच का। लेकिन दोनों की ऑर्डर सेम है, एम एम ऑर्डर के हैं दोनों सब ग्रुप्स,
वही लिखा, बट ऑर्डर ऑफ एच डैश इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, तो इसलिए एच डैश और एच क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप एच ऑफ जी ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है। इसका मतलब जो कन्वर्स होता है लैग्रेंजियस थ्योरम का वो कब सही होता है, वो होता है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स में। अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और उसके ऑर्डर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो फिर उस सब ग्रुप की उस ग्रुप की कोई ना कोई सब ग्रुप होती है उस ऑर्डर की। मतलब जैसे अगर साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 है तो 5 और 10 को डिवाइड करता है, तो हमारे पास जी की फिर कोई ना कोई सब ग्रुप होगी ऑफ ऑर्डर 5। बट दिस इज ओनली ट्रू फॉर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स, ठीक है। नहीं तो ऐसे कन्वर्स अगर आपको कोई इन जनरल ऑब्जेक्टिव आए, कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजियस थ्योरम इज ट्रू, तो नहीं होता है, सिर्फ वो ट्रू इन केस ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स होता है, क्योंकि हमने अभी अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 की एग्जांपल में दिखाया था कि वो ट्रू नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे और आपका ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।